अगर सपा को लीड कंटेंडर मान लिया जाए, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी का मुख्य विपक्ष मान लिया जाए, तो सवाल यह है कि हर सीट पर जो पिछले चुनाव में इनको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दलित वोट मिले थे, वो खसारा कहां से पूरा होगा? वो घाटा कहां से आएगा? उस गैप को कौन भरेगा? तो एक देखिए, बहुत बड़ा कोई इसमें सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज दिखाती है कि साहब, जब पूरा विपक्ष एक तरफ, बागपत का हाल देख लीजिए, मथुरा का हाल देख लीजिए, जयंत चौधरी, मतलब जयंत चौधरी जैसे लोग हार रहे हैं लगातार, ये अजीत सिंह जैसे लोग हार रहे हैं। अब वो उनके साथ, मतलब सोचिए, आप विपक्ष में थे तो आप हार रहे थे, अब तो आप एनडीए के साथ हैं। कितना भी अंतर होगा, वो अब वो अपने अपने साथ कुछ तो जाट गुजर लेके आए हैं ना। खतौरी में एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था जाट गुजर का, इन्होंने जयंत चौधरी ने, और वो अपना एक्सपेरिमेंट साथ लेके आए पंकज भाई। मेरा अपना मानना है कि ये अब तक शायद इसके बाद भी ऐसा कोई दौर ना गुजरे जहां भाजपा इतनी सेफ नजर आ रही हो। पंकज भाई, क्या वाकई सेफ नजर आ रही है? वरुण साहब, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए दूसरा चरण बहुत सेफ है? वजह यह है कि सपा बसपा साथ नहीं है, वजह यह है कि रालोद बीजेपी के साथ आ गई है, वजह यह है कि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, और वजह यह है कि सपा और कांग्रेस ने गठबंधन तो किया है लेकिन कांग्रेस का जनाधार 2% से ज्यादा है ही नहीं। इसलिए आप दूसरे चरण के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? पंकज जी, आपको सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए, मेरा मानना बिल्कुल अलग है, अलग है सबसे। आपने देखा जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है, बड़ी तेजी से गिर रहा है, इसका मतलब जनता चुनाव के प्रति उदासीन। और कौन सी जनता उदासीन है? जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती थी, मोदी जी के पीछे अट्रैक्टेड थी। आपने देखा होगा, राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुई जनवरी में, उसके बाद भी ग्राफ गिरता जा रहा है। जगह जगह वोटिंग परसेंटेज इतनी गिर रही है, तो ये किस कारण से गिर रही है? इस कारण से गिर रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अभी आप त्रिमूर्ति दिखा रहे थे अपने, अमित शाह जी, योगी जी और मोदी जी की फोटो, लोगों को इनका ग्लैमर पसंद नहीं आ रहा, और बड़े बड़े नेता इनके साथ लग नहीं रहे। अब जो जैसे ब्राह्मण नाराज, ठाकुर नाराज, दलित नाराज, मुसलमान तो ऑलरेडी नाराज, कांग्रेस का असर क्यों हुआ ऐसा? तो ब्राह्मण, ठाकुर और मुसलमान कांग्रेस से अलग हो गया, तो कांग्रेस का असर आप जो कह रहे हो 2% पे पहुंच गया उत्तर प्रदेश में। आज सारे वर्ग नाराज है, आपके राम मंदिर वाला इश्यू आपका नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या संकेत देता है? अब ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक हो चुकी है, इसके प्रति लोगों का रुझान नहीं है। दूसरा, आप हम ये जोड़ रहे हैं पिछले चुनावों से, भाई सपा कांग्रेस का गठबंधन है, वोट परसेंट ये था, तो उसमें नहीं इनको वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी का ही स्ट्रांग होगा, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का, वो जीतेगा। जनता उसके प्रति झुकाव है जनता का, मैं आपको बता रहा हूँ। जाट किसान आंदोलन से आपने कैसे मान लिया कि जयंत चौधरी के पीछे चले जाएंगे सारे जाट? वो किसान जो है, जिनके किसान आंदोलन इतना तगड़ा चला, शहीद हुए लोग, वो क्या भूल थोड़ी जाएंगे? भूल इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी जी खुद इतने परेशान। आपने देखा फर्स्ट फेज में जैसी इतनी गिरावट आई, हिंदू मुस्लिम पर आ गए, मंगलसूत्र पर आ गए, तो जनता, मैंने कईयों से बात की, जनता इस चीज को, जो कोर वोटर जो मतलब अंधभक्त जिसको शब्द लेते, मैं नहीं ले रहा हूँ, जो बिल्कुल उनको मोदी जी को वोट देना ही देना, उन्होंने वोट नहीं दिया। मैंने बात करी भी क्यों, बोले सब कहने लग गए सब एक से। क्यों सब एक सा परसेप्शन इसलिए आया कि पिछले कुछ अरसे से मोदी जी कांग्रेस मुक्त करके, कांग्रेस के जो टेंटेड लीडर्स थे, जिनको रोज भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, फिर उनको पद भी दे दिए, उनको उपकृत भी कर दिया। तो एक जो जिनका स्वार्थ नहीं है बीजेपी से, और वो बीजेपी के कोर वोटर बन चुके थे हिंदूवाद के चक्कर में, वो लोग बिल्कुल विमुख हो गए कि भाई पार्टी विद द डिफरेंस तो अटल जी अडवाणी जी के साथ समाप्त हो गई, और मोदी जी जो नेता विद द डिफरेंस तो इसके साथ समाप्त हो गए। इसलिए अब वो आज मंगलसूत्र का भी क्या, तो पब्लिक क्या बोर, एक मैंने कईयों से बात की, जो भी इन्होंने बोर शब्द का रुद्र जी ने प्रयोग किया था, बोर हो गई जनता इनसे। और चुनावी मैनिफेस्टो किसी पार्टी का, उसको ले लेके उछाल रहे हो, कर रहे, उससे जनता को कोई मतलब। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई बेरोजगारी पे कोई बोल नहीं रहा। विपक्ष बात सही है, विपक्ष बिल्कुल लचर स्थिति में, विपक्ष ने कैंडिडेट पूरे अभी तक खड़े नहीं किए। विपक्ष को खुद को भी पता नहीं था कि वोटिंग परसेंटेज इतनी डाउन जाएगी, तो विपक्ष अगर मेहनत और कर लेता, अभी भी कर ले, तो विपक्ष को बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। रही सेकंड, अब जो देखने वाली बात है, सेकंड फेज में कितना मतदान होता है। अगर सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी में आज गई, चुनाव आयोग के पास भी जा रहे हैं साफ वोटिंग,
टाइम बढ़ाओ भाई, कैसे बढ़ाओ? चुनाव आयोग को पता नहीं था कि मई जून में गर्मी होती है? हमेशा ही होती है। तो चुनाव आयोग को या तो चुनाव आयोग को समझ नहीं है या बीजेपी को ज्यादा समझ है। कुल मिला के बीजेपी भयाक्रांत हो गई वोट कम होने से। तो वो वोट अगर अभी जो 26 की वोटिंग होती है उस पर भी अगर परसेंटेज 5, 6, 7, 8% तक नीचे जाती है तो आप मान लीजिए कि पूरा वोटिंग पैटर्न यही रहेगा, फिर किसी के कहने से कुछ भी नहीं होगा। जनता उदासीन हो चुकी। जनता जहां मजबूत कैंडिडेट विपक्ष का होगा उसको तो जिता देगी, और विपक्ष का अगर कैंडिडेट ही लचर नहीं, होगा पर वरुण जो साहब, सब जनता जब भी उदासीन होती है तो इसका नुकसान रूलिंग पार्टी को नहीं होता है, इसका नुकसान विपक्ष को ही होता है। जनता जब ज्यादा संख्या में वोट करती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि इसका फायदा विपक्ष को मिलता है। जब ज्यादा संख्या में जनता वोट करती है तो इसका मतलब माना जाता है कि जनता चेंज चाह रही है। यह अक्सर चुनाव में देखा गया है। आप क्या महसूस करते हैं रुद्र प्रताप सिंह? क्या अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो बीजेपी के लिए चेंज का संकेत है, या वोटर उदासीन है लेकिन फिर भी वो ये मान रहा है कि बीजेपी के सिवा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है? देखिए पंकज जी, जो वोटिंग परसेंटेज कम होने के बहुत सारे कारण हैं और बहुत इस पर चर्चा हुई है, लेकिन मैं इसमें ये नहीं मानता हूं कि इससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है। इससे इतर जो हम लोग जिस चीज पे बात और चीजों को हम लोग नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा है, चाहे वो विपक्ष के प्रत्याशी हैं या उनके गठबंधन है या जो उनके मुद्दे हैं या उनके तैयारी से, उस साइड के भी वोटरों के मन में ये है कि मैं अपना वोट दे करके क्यों अपने वोट खराब करके जाऊं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पहले चरण में आए हैं, बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहां पर अल्पसंख्यक वोट ज्यादा हैं या विपक्ष के लोगों के वोट ज्यादा हैं, वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वोटर नहीं बाहर निकले हैं, और वैसे भी बीजेपी का जो वोट परसेंट है आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र के होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग जाते भी नहीं है। तो ये चीजें नहीं है और ये कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है। और खास करके जब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे सेफ स्टेट होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी वोटिंग होती है। उनके से, या आप जिस तरह से महिला सुरक्षा की आप बात कर ले या प्रशासन की जो शक्ति की बात करते हैं या और बहुत सारे मुद्दों पर उनके नाम पर भी वोट पड़ते हैं। तो यहाँ इस चीजों के बारे में कहना उचित नहीं होगा। ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। वो तो जो परिणाम में आएंगे, क्योंकि जब बस पिछली बार चुनाव हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने अपना दिया था कि बसपा सपा गठबंधन एक साथ जब आए हैं, दोनों के बहुत तगड़े वोट बैंक हैं। उसके बाद भी बीजेपी ने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उत्तर प्रदेश में। तो इस बार की जो तैयारी है वो उससे ज्यादा है। और जहां तक जो आप 80 की बात कर रहे थे कि बीजेपी ने पहली बार यह टारगेट रखा है कि हाँ हमें 80 लाना है, इसके पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इनकी, और दूसरी चीज क्या है कि बीजेपी ने इस चीज को साबित किया है। 73 तक तो वो जीत ही गए हैं और 73 के बाद 2 सीट उनके पास रायबरेली और अमेठी जो है वो भी सेफ सीट की तरफ पे आप काउंट कर सकते हो। तो 75 तो वैसे ही पहुंच रहे हैं। तो 80 का जो उनका टारगेट है वो इसी उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो भी विपक्षी दल है, क्योंकि चुनाव में कोई मुद्दा नहीं सेट हो पाया है उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जी उस आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में नहीं है। राहुल गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट पड़े, ऐसा मुझे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस वोट निकाल सके अपने नाम पर। हाँ, एक गठबंधन के नाम पर, जैसे मान लीजिए कि अगर हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो जब प्रत्याशी ही कांग्रेस का है तो जो वोटर होंगे उनको दे देंगे, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस के नाम पर वोटिंग हो उत्तर प्रदेश में, ये संभव नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, चाहे वो बूथ को लेकर के कह सकते हैं या मुद्दों को लेकर के कह सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके हैं, तो मुझे हर तरफ से वो काफी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और चरणवार तरीके से जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वो उस तरह से मजबूती से जा रहे हैं। जहां तक कुछ वोटरों की नाराजगी की बात है, वो उसका भी मैनेजमेंट उनका आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक वो नाराजगी आपको दिखाई देती थी, चाहे वो राजपूतों की बात करी जाए, उसके बाद वो चीजें ठंडे बस्ते में चली गई हैं।
अब वो उतनी तरीके से नहीं दिखाई दे रही है कि जैसे बहुत सारे जगहों पर नाराजगी है, प्रदर्शन, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो भी मैनेजमेंट काफी बेहतर तरीके से बीजेपी ने कर लिया है। अब अगर हम लोग गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में अब ये समझ रहे हैं कि जैसे लाल जी कह रहे थे कि बीजेपी की स्थिति खराब है, तब तो अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दो सीटें तो ऐसी हैं कि जहां पर लोग जानते ही नहीं है कि विपक्ष से कौन लड़ रहा है। और खासकर गौतम बुद्ध नगर में तो प्रत्याशी को लोग पहचानते भी नहीं है कि किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी भी है। तो ये जो हम अगर वैल्यूएशन से देखेंगे तो वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन इन 8 सीटों पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने चुनाव मैनेजमेंट को यहाँ करने में सफल रही।